Hello all, welcome back to my channel. I am Jyoti Goyal. Beta, in the last class we did resource and development part 1, and in this video we will do land as a resource. Beta, land as a resource is one of the important resource. बेटा लैंड पे ही सारी की सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ह्यूमन लाइफ है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। बेटा जितनी भी एक्टिविटी है सारी की सारी ऑल ऑफ देम टेक प्लेस ऑन लैंड। अब बच्चे मेन प्रॉब्लम ये है कि लैंड क्या है, हमारे पास फाइनाइट रिसोर्स है, मतलब कि लैंड इज लिमिटेड। बेटा इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वी आर नंबर 1 इन द पॉपुलेशन। अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन को बेटा जगह भी चाहिए रहने के लिए, हमें प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी जिससे कि हम खाने की भी पूर्ति कर पाए। बट उतनी ही अवेलेबल लैंड पे बच्चे जितने हमारे पास अवेलेबल है, द एरिया ऑफ लैंड इन आवर कंट्री इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब बच्चे उतने ही एरिया पे जितनी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, हमें बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना भी खिलाना है और साथ साथ बेटा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड्स, रेलवेज और रहने की बिल्डिंग्स सब कुछ डेवलप करना है। तो बच्चे ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि इस अवेलेबल लैंड से जो नीड्स हैं उनको पूरा कैसे किया जाए। अब बच्चे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो लैंड कैसे कैसे यूटिलाइज होती है हमारे इंडिया में बेटा। सबसे पहले तो फॉरेस्ट, बहुत सारा एरिया ऐसा है बेटा लैंड का जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारा एरिया इंडिया का इज कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट। अगर बच्चे हम सेकेंडली बात करें तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बेटा वो लैंड जो कि खेती बाड़ी करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। इसमें बच्चे सबसे फर्स्ट आता है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन होता है बेटा खाली छोड़ देना, या वेस्ट लैंड बेटा वो ऐसी वेस्ट लैंड होती है कि ऐसी बैड लैंड होती है कि अगर आप उसको ट्रीट भी कर लो तो भी वो खेती बाड़ी के लिए फिट हो ही नहीं सकती, वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है, खेती बाड़ी करने के लायक ही नहीं रहती। तो वो दैट कम्स अंडर बैरन एंड वेस्ट लैंड। अब बेटा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ये तो कल्टीवेशन के लिए ही लैंड नहीं यूज होती बेटा, घर बनाने हैं तो भी लैंड चाहिए, रोड्स बनाने हैं, फैक्ट्रीज बनानी है तो भी हमें लैंड ही चाहिए। तो बहुत सारी लैंड हमारी इन पर्पस के लिए चली जाती है, वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए अवेलेबल ही नहीं होती कि हम कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाए। नाउ थर्ड वन इज बेटा अदर कल्टीवेबल लैंड। अदर कल्टीवेबल लैंड में बेटा वो लैंड आती है जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था, पेस्टोरिज्म चैप्टर। बच्चे वहां पे जितने भी हर्ड्स होते हैं, जितने भी फ्लोक्स होते हैं बेटा, उनको ग्रेजिंग ग्राउंड, चारा चराने की जरूरत पड़ती है बच्चे, तो वो परमानेंट पास्चर या ग्रेजिंग लैंड होते हैं जो कि पशुओं के लिए ही छोड़ दिए जाते हैं कि भाई उनको ग्रेज कराने के लिए वो फिक्स कर दिया। अब बच्चे होता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। बच्चे ये वो वाली लैंड होती है, इसको आप फॉरेस्ट भी नहीं बुला सकते और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे प्लांट्स नहीं है। एक ही रो में कभी रोड साइड देखा होगा कई सारे सेम तरह के प्लांट्स उग जाते हैं, वो कहलाते हैं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। दे कांट बी कॉल्ड फॉरेस्ट और वो कल्टीवेशन भी नहीं है। दीज कम्स अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। देन बच्चे कल्टिवेबल वेस्टलैंड, बेटा ये वो वेस्टलैंड होती है जिसको खाली छोड़ दिया जाता है ट्रीट करने के लिए फॉर मोर देन 5 ईयर्स। 5 एग्रीकल्चर ईयर से भी ज्यादा टाइम स्पैन के लिए बच्चे इनको क्या छोड़ दिया जाता है, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इनकी फर्टिलिटी रीगेन हो पाए। देन कम्स बच्चे फैलो लैंड। फैलो लैंड बेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। करंट फैलो लैंड बच्चे जिसको विदाउट कल्टीवेशन 1 साल के लिए छोड़ दिया गया है, वो किसके अंडर आती है, करंट फैलो। फैलो होता है खाली छोड़ दिया गया है। खाली किस लिए छोड़ा जाता है बेटा लैंड को, जिससे कि वो फर्टिलिटी रीगेन कर पाए। जब भी बच्चे हमने प्लांट्स उगाए, क्रॉप्स उगाई, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में से वो सारे के सारे प्लांट्स ले लेता है और धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो वो फर्टिलिटी रीगेन हो जाए इसलिए
लैंड को क्या छोड़ दिया जाता है, फैलो छोड़ दिया जाता है। अदर करंट फैलो लैंड्स में बेटा वो वाली लैंड आती है जो कि 1 to 5 ईयर्स के लिए फैलो छोड़ दी जाती है, खाली छोड़ दी जाती है। बेटा 3 पार्ट्स हो गए, कल्टिवेबल जो कि 5 सालों के लिए फैलो छोड़ दी जाती है, करंट फैलो फॉर लेस देन 1 ईयर, और अदर देन करंट फैलो दैट इज फॉर 1 to 5 ईयर्स। अब बच्चे देन कम्स द नेट सोन एरिया। अब बच्चे देखो नेट सोन एरिया क्या होता है। बच्चे देखो जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो किसी क्रॉप की मैच्योरिटी ड्यूरेशन बहुत कम होती है और किसी किसी क्रॉप को उगने में 1 साल भी लग जाता है। जिन क्रॉप्स को बच्चे उगने में 1 साल लग जाता है वो नेट सोन एरिया में आते हैं। जिस क्रॉप को पूरा 1 साल लगा उगने में, दैट कम्स अंडर नेट सोन एरिया। अब बच्चे इसके बाद कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती है जो कि बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, आप 1 साल में 2 या 3 क्रॉप्स उगा सकते हो। अब बच्चे ग्रोस क्रॉप्ड एरिया होता है जिसपे नेट सोन एरिया, जो क्रॉप मैच्योर हुई 1 साल में जाके वो, और साथ में वो क्रॉप जो एक एग्रीकल्चरल ईयर में 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग की जा सकती है, that comes under gross cropped area. Net sown area plus crops which are cultivated more than once in a agriculture year. अब बच्चे हम बात करते हैं कि लैंड हमारे कंट्री में डिवाइडेड किस तरीके से है। अब बच्चे देखो लैंड 27% प्लेट्यूज है, 43% प्लेन्स है और 30% माउंटेन्स है। बच्चे 43% जो प्लेन एरिया है वो ही अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, या जितनी भी इंडस्ट्रीज बनाई जाती है, बिल्डिंग्स बनाई जाती है, वो सारी ही प्लेन एरियाज में बनाई जाती है। प्लेट्यूज तुम लोगों को पता ही है, हमारे इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, सारे कहाँ पे मिलते हैं, प्लेट्यूज में ही मिलते हैं। उसके बाद बच्चे 30% माउंटेन्स है। माउंटेन्स बच्चे पता है नदियां जितनी भी बहती हुई आती हैं, हिमालयन रिवर्स सारी कहाँ से आती है, माउंटेन से आती है। पिक्चर्स की व्यू क्रिएट करती है, इसलिए फैसिलिटेट्स टूरिज्म और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। बच्चे जो लैंड यूज पैटर्न है बेटा, मैंने बताया जो टोटल एरिया है बच्चे इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब बच्चे उसमें से भी टोटल एरिया हमारा रिपोर्टेड नहीं है, मतलब सर्वे नहीं किया गया है। हमारे पास इंडिया के पास जो अवेलेबल एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 93%। अब बच्चे देखो 93% क्यों अवेलेबल है, 100% अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है बेटा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का बच्चे, उसमें हमने आसाम को ही फुल्ली रिपोर्ट किया है, फुल्ली सर्वे किया हुआ है। बाकी जितनी भी स्टेट्स है उनको फुल्ली सर्वे नहीं किया। उसके अलावा हमारे जम्मू एंड कश्मीर का एरिया ऐसा है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, या कुछ एरिया हमारा ऐसा भी है जो चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसीलिए बेटा जो हमारे पास अवेलेबल एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 93%। अब बच्चे देखो जो लैंड है हमारी पास्चर्स के लिए, मतलब हमारे कैटल्स के लिए, वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब बच्चे देखो पास्चर की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कैटल्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एरिया फॉर देयर पास्चर इज डिक्रीजिंग। तो होगा क्या, जितने भी कैटल्स है बेटा उतनी ही अवेलेबल पास्चर लैंड पे क्या करेंगे, ग्रेज करेंगे, और जिसकी वजह से बेटा जब जानवर भूखे होंगे तो वो जो ग्रास अवेलेबल होगी बेटा उसको जड़ के साथ खा जाएंगे, और जड़ें जो होती है प्लांट्स की वो मिट्टी को जकड़ के रखती है और लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करती है। अब बच्चे जब वो लैंड पे रूट्स ही नहीं रहेगी तो लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा होगा। करंट फैलो लैंड बच्चे जितनी भी फैलो लैंड है हमारे पास, करंट फैलो लैंड वो बहुत ही ज्यादा खराब क्वालिटी की है, या फिर बच्चा अगर हम उसको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने भी लग जाए तो इतनी ज्यादा कॉस्टिंग आती है कि उसको फर्टाइल लैंड पे कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। नेट सोन एरिया बेटा अगर इस
फेलो लैंड को भी मिला लिया जाए तो जो टोटल नेट सोन एरिया इंडिया के पास अवेलेबल है वो कितना है 54%। किसका बच्चे? रिपोर्टिंग एरिया का 93% में से सिर्फ 54% हमारे पास अवेलेबल है जहां पे आप खेती बाड़ी कर सकते हो। एरिया, नेट सोन एरिया सिर्फ 54% है बच्चे। उसके अलावा दिक्कत ये भी है कि जो हमारा नेट सोन एरिया है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे नेट सोन एरिया बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे स्टेट्स भी है जहाँ पे नेट सोन एरिया बहुत ज्यादा कम है। बच्चे अगर मैं बात करूँ पंजाब और हरियाणा, पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होती है, प्राइमरी फार्मिंग यहाँ पे दोनों ही स्टेट्स में होती है। तो जितना नेट सोन एरिया 80% नेट सोन एरिया बेटा पंजाब और हरियाणा के अंडर जाता है, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सिर्फ और सिर्फ 10% नेट सोन एरिया है। और अगर बच्चे अब बात करें हमारे फॉरेस्ट एरिया की, तो जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है बच्चा वो लेस देन 33% है। बच्चे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से इट वाज इन 1952 कि हमारे जो टोटल एरिया है 33% अंडर द फॉरेस्ट होने चाहिए, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो पाए। इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन होगा बेटा? फॉरेस्ट बहुत सारी चीजें मतलब जैसे लैंड डिग्रेडेशन से भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि रूट्स क्या है, मिट्टी को जकड़ के रखती है, साथ ही साथ बच्चे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं प्लांट्स। तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारा जो फॉरेस्ट कवर है बच्चे, ड्यू टू रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज, सिर्फ और सिर्फ बहुत कम रह गया है बेटा, लेस देन 30%, 33% है, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करने के लिए प्रॉपर नहीं है। अब बच्चे अगर हम बात करें वेस्टलैंड में बच्चे एक तो चला गया जो कि अनफिट फॉर कल्टीवेशन है, और दूसरा कुछ लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होती है, जैसे हमने रेलवेज बना दिए, रोडवेज बना दी, बिल्डिंग्स बना दिए, ऑफिसेस बना दी, फैक्ट्रीज बना दी, तो वो लैंड हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल ही नहीं होती। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन, कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और कैसे हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। अब बच्चे पहले लैंड डिग्रेडेशन का मतलब समझ लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन होता है बेटा लैंड को अनफिट कर देना बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, जिससे कि लैंड क्या हो जाए, इनफर्टाइल हो जाए और हम उस पर कल्टीवेशन ना कर पाए। अब बच्चे देखो लैंड डिग्रेडेशन के मेथड्स बच्चे ह्यूमन्स है बच्चे, ह्यूमन एक्टिविटीज फॉर द सेक ऑफ ग्रीडीनेस वी आर doing so many activities which is harming our environment, which is harming our resources। अब बच्चे लैंड डिग्रेडेशन का सबसे पहला मेजर कॉज है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। बच्चे ह्यूमन बीइंग्स ट्रीज को रेकलेसली कट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ देयर ओन ग्रीडीनेस, अपनी लालचीपन के लिए वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं। बच्चे वो टिम्बर यूज करते हैं, जो भी फॉरेस्ट से रिसोर्सेज मिलते हैं उनसे पैसे कमाने के लिए। दूसरा है बच्चे ओवर इरिगेशन। मैंने पहले ही बताया बच्चे पंजाब है, हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है बेटा, ये ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे कल्टीवेशन, खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है। अब बच्चे देखो जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फर्टिलाइजर्स का यूज होने लग गया, और इन स्टेट्स में बच्चे जो इरिगेशन है बेटा, उसमें ड्यू टू ओवर इरिगेशन लैंड डिग्रेडेशन होती है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्टी हो जाती है सॉइल, या एल्कलिनिटी इन सॉइल का मतलब होता है सॉइल बिटर हो जाती है। सारे ही केसेस में बेटा लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चे ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग होता है बेटा पास्चर्स, हमारे पास्चर लैंड इज अवेलेबल इन आवर कंट्री। वो पास्चर लैंड बच्चे हमने अभी पढ़ा क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन कैटल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। अब बच्चे देखो जो कैटल्स ग्रेज करती है, एरिया हमारे पास अवेलेबल उतना ही है और कैटल पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उसी सेम पॉपुलेशन, उसी सेम एरिया पे बेटा, उसी सेम पास्चर लैंड पे हमें
बढ़ती हुई पॉपुलेशन को क्या कराना है, ग्रेज कराना है। अब बच्चे वो जो ग्रीन पार्ट होता है वो तो एनिमल्स खाते ही खाते हैं, साथ में जो जड़ें हैं उनको भी खा जाते हैं। अब बच्चे जड़ें खाने की वजह से क्या होता है, जड़ें जो होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, लैंड डिग्रेडेशन को बचाती है। लेकिन जब जड़ें ही खा ली एनिमल्स से तो उससे क्या होता है, उससे जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। बच्चे ओवरग्रेजिंग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सारी ही स्टेट है। बच्चे हमने 9th क्लास में जब पेस्टुरलिज्म चैप्टर पढ़ा था तब हमने इन सब के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे पेस्टुरलिस्ट एक्टिविटीज होती है। लास्ट है बच्चे माइनिंग एंड क्वेरिंग। अब बच्चे देखो रिसोर्सेज तुम लोगों को पता है, प्लेट्यू रीजन्स आर रिच इन रिसोर्सेज, डेक्कन प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है। तो बच्चे वहां पे क्या मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं। वहां पे क्या की जाती है, माइनिंग। और क्वेरिंग, बेटा क्वेरिंग इज अ टाइप ऑफ माइनिंग जहां पे आप डग करते हो और डग करने के बाद रिसोर्सेज वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हो। अब बच्चे माइनिंग तो की जाती है लेकिन माइनिंग के बाद उस लैंड को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता, मतलब उसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की जाती, ऐसे ही एबंडन छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है। बच्चे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारी ऐसी स्टेट्स है जहां पे लैंड डिग्रेड हो रही है। और कौन से रीजन की वजह से हो रही है, माइनिंग एंड क्वेरिंग। अब बच्चे इसके अलावा ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन इन द सीमेंट इंडस्ट्री। अब बच्चे देखो सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, लाइमस्टोन उसको ग्राइंड किया जाता है, हैवी मशीन्स होती है जिससे कि उसको पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है बच्चे वो। या फिर आपका कैल्साइट या सोम स्टोन है क्रेमिक इंडस्ट्री में, बच्चे वो क्या होता है, लैंड के ऊपर जम जाता है, उसकी परत जम जाती है और वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है लैंड की वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से लैंड वहां पे भी क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। अब बच्चे ये तो सारे कोजेस थे जिन कोजेस की वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। अब हम देखेंगे कि हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को बचा कैसे सकते हैं। बच्चे सबसे पहले हमने पढ़ा डिफोरेस्टेशन। अब बच्चे कंजर्वेशन करने के लिए हमें वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, जिससे कि लैंड को डिग्रेड होने से बचा सके। अब बच्चे उसके बाद ओवरग्रेजिंग वाज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए ओवरग्रेजिंग की, बच्चे उसको मैनेज कैसे करेंगे, दैट इज ग्रोइंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। अब बच्चे देखो शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, सपोज करो दिस इज द एरिया वेयर वी आर ग्रोइंग द क्रॉप। अब बच्चे उसके सारे ही चारों कॉर्नर्स पे हम क्या करें, ट्रीज उगा दें और वो ट्रीज ऐसे उगाएं कि जो एनिमल्स है उनको स्पेस ही ना मिले फील्ड के अंदर आने का और वो ओवरग्रेजिंग हो और फिर लैंड डिग्रेडेशन हो। तो जब भी हम शेल्टर बेल्ट्स उगाते हैं बेटा, शेल्टर बेल्ट्स प्रोटेक्ट करता है उसको ओवर ग्रेजिंग से। नेक्स्ट है बच्चे जो आपकी एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल बच्चे डेजर्ट एरियाज में मिलती है, नीली राजस्थान में पाई जाती है। अब बच्चे वहां पे सैंड ड्यून्स होते हैं, उन सैंड ड्यून्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वहां पे कैक्टस जैसे प्लांट्स ही उगा सकते हैं जिससे कि सैंड ड्यून्स को बचाया जा सके। अब बच्चा वेस्टलैंड जितनी भी है हमारी उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, उसको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए जिससे कि वेस्ट लैंड को भी कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया जा सके। अब बच्चा देखो जो माइनिंग एक्टिविटीज है, माइनिंग एक्टिविटीज तो होगी लेकिन प्रॉपरली कंट्रोल की जाए ऐसी एक्टिविटीज। अगर हमने डग किया है तो उसको प्रॉपरली एबेंडन ना छोड़ा जाए, प्रॉपर मैनेज किया जाए जिससे कि वो लैंड डिग्रेड ना हो। एंड लास्ट बच्चे जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स है जो इंडस्ट्रीज से रिलीज किए जाते हैं और वो लैंड डिग्रेडेशन कोज करते हैं बच्चे, उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द लैंड। I hope you understood the video. You understood all the concepts of land degradation. Thank you for watching. Like, share and subscribe to the channel. Thank you.